साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के देवली के इस मित्तल निवास में 15 लोगों का परिवार रहता था। बुजुर्ग दादा दादी से लेकर उनके बच्चे और पोते सभी इस परिवार में एक साथ हंसी खुशी रहते थे। लेकिन इनकी सारी खुशियों को कोरोना महामारी ने रौंद कर रख दिया। कोरोना ने इस परिवार पर इतना वार किया कि इनके आंखों के आंसू भी सूख गए। कोरोना के दौर में ये परिवार इतना सदमे में था कि किस दिन परिवार का कौन सा सदस्य दुनिया से चला जाए किसी को मालूम नहीं। अप्रैल के महीने में इस परिवार के 3 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव हुए। उस वक्त देश की राजधानी दिल्ली की इतनी बुरी हालत थी कि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड मिलना मुश्किल था। मित्तल परिवार अपने सदस्यों को बचाने के लिए प्राइवेट और सरकारी सभी अस्पतालों में चक्कर काटता रहा, लेकिन इनके मरीज को दिल्ली में बेड नहीं मिले। ऐसे में ये लोग हरियाणा झज्जर के एम्स हॉस्पिटल गए। वहाँ पर उन्होंने अपने तीनों मरीजों को एडमिट किया, पर इलाज अभी चल ही रहा था कि परिवार के 2 और लोग कोविड पॉजिटिव हो गए। उन्हें भी तुरंत एम्स में एडमिट कराया गया, जहां उन लोगों का इलाज शुरू हुआ। बीमारी और पॉजिटिव होने का सिलसिला मानो हर दिन शुरू हो गया। हर रोज परिवार के एक सदस्य की हालत बिगड़ती गई। मित्तल परिवार के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे सभी अस्पताल में थे और अपना इलाज करवा रहे थे। ऐसे में घर के कुछ नौजवान ही बचे थे। इस परिवार के लोगों की शिकायत है कि एम्स हॉस्पिटल झज्जर में इनके मरीजों के इलाज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। ये परिवार अपने बीमार सदस्यों को लेकर काफी सदमे में था। इतने में झज्जर हॉस्पिटल से परिवार के लोगों की मौत की खबर आनी शुरू हुई। सबसे पहले 83 साल की बुजुर्ग सत्यवती मित्तल की मौत हुई। उसके बाद उनके बेटे अमित मित्तल की मौत हो गई। कुछ ही दिनों बाद उनके दूसरे बेटे राजीव मित्तल की भी मौत हो गई। इस परिवार में बाकी लोग जो पॉजिटिव हैं उन्हें PSRI हॉस्पिटल और यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में एडमिट किया गया था। एक सदस्य की मौत PSRI हॉस्पिटल में हुई तो वही एक सदस्य की यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में हुई। इस परिवार में 28 दिनों के अंदर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 31 मई को सभी 6 सदस्यों का 13वीं का कार्यक्रम घर में किया गया। 26 अप्रैल को हम लोग अपनी दादी को एडमिशन कराने के लिए हम लोग भाग रहे थे कहीं कि कहीं एडमिशन हो जाए। 27 अप्रैल की रात को जाकर एम्स में जैसे तैसे करके झज्जर जो कैंपस है एम्स का, वहाँ उनको एडमिशन मिला। 27 की रात को उनका एडमिशन हुआ। 28 को मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे फादर और मेरी मम्मी, उन चारों का एडमिशन 28 को कराना पड़ा क्योंकि घर पे तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। कोरोना हुआ था सबको, सबकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। CT स्कैन भी कराया था फादर और चाचा का, तो उनका स्कोर भी 10 आया था उस टाइम। तो टेंशन भी थी लेकिन उम्मीद भी थी कि चलो झज्जर एम्स में एडमिशन मिल गया है तो सब ठीक होके घर आएंगे, क्योंकि उस टाइम पूरी दिल्ली में ऐसी मारा मारी चल रही थी बेड की हर जगह कि हमें उम्मीद थी नहीं थी कि बेड ही मिलेगा। बट उस टाइम ऐसा लग रहा था कि रिलीव हो गए थे कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। बट वहाँ जैसे 2-3 दिन बीता, मैं मतलब 29 अप्रैल 30 अप्रैल मैं डेली जाता था वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर से तो किसी से बातचीत होती नहीं थी वहाँ पर सिर्फ दिन में एक बार वो बोलते थे कि जी स्टेटस मिल जाएगा आपको, फ़ोन कर देंगे आपको। स्टेटस में वो सिर्फ वाइटल्स बताते थे कि क्या ऑक्सीजन है, क्या सैचुरेशन है, क्या BP है, बस इतना ही। उसके अलावा अगर उनसे पूछो कि क्या मेडिकेशन चल रही है, क्या इलाज चल रहा है, कुछ एक्सरे हुआ नहीं हुआ, CT स्कैन हुआ नहीं हुआ, तो कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा बस इलाज हम लोग कर रहे हैं जो हमें ठीक लग रहा है। मेरी दादी तो वेंटिलेटर पे आ गई थी जाती। 1 मई को दोपहर को मैं पहुंचा था एम्स। उससे पहले मेरे पास मेरे फादर का फ़ोन आ गया था जो उसे वहीं पर एडमिट थे कि बेटा चाचा को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और वो CPR दे रहे हैं उनको। मैं हॉस्पिटल के गेट में घुस ही रहा था उस टाइम। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, मैं आ रहा हूँ, बात करता हूँ डॉक्टर से। मैं अंदर घुसे, मुझे 10 मिनट हुए थे। गाड़ी पार्क करके मैं गया किसी से मिलने की, किसी से बात हो जाए कि कुछ पता लग जाए कि क्या हुआ। इतने में पापा का फ़ोन मेरे पास दोबारा आ गया कि बेटा वो नहीं बचा। मतलब मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। पहली बात तो जब वो फॉर्म भराते हैं तो मैंने सबके फॉर्म पे अपना नंबर लिखा हुआ था कि कुछ भी घटना होती है, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ बताना है तो इस नंबर पे फ़ोन करिए। मेरे फादर जो वहाँ एडमिट हैं उन्होंने उनको इन्फॉर्म करा मेरे चाचा के बारे में। जैसे तैसे करके उन्होंने बोला कि शाम के टाइम उन्होंने इन्फॉर्म करा था 5 साढ़े 5 बजे कैसा हो गया। बोला 11 बजे आप बॉडी ले जाना, हम सुबह तक रखेंगे नहीं, हमारा मॉर्चुरी नहीं है। हमने रिक्वेस्ट भी करी कि भाई सुबह तक आप बॉडी रख लो, हमें सुबह दे देना, हम रात को कहाँ लेके जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं हम 11 बजे देंगे बॉडी। 11 बजे की बोलकर उन्होंने 2 बजे में बॉडी दी। हम उनको लेके जा ही रहे थे कि 5 बजे उनका दोबारा फ़ोन आ गया कि दादी नहीं रही, उनको भी कार्डियक अरेस्ट हो गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। और अब तो भगवान से कि मतलब अति से अति हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि एक घर से ये 28 दिन के अंदर अंदर 5 बॉडी उठना और एक रिश्तेदार की बॉडी उठना, दामाद की बॉडी उठना, ये बहुत ही चिंताजनक है।
और निश्चित तौर पर इस दुख की कोई सीमाएं नहीं हैं और उन सीमाओं में बस भगवान से प्रार्थना है कि जो दुख उन्होंने हमें हमारे परिवार को दिया है वो दुख किसी और को ऐसा दुख ना दे कि एक बॉडी उठ रही है, दूसरी की सूचना आ रही है, दूसरी उठ रही है, तीसरी सूचना आ रही है। ये निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा दुखद पूर्ण घटना है जिसके बारे में कुछ भी कहना कम है, कुछ भी कहा जाए। परिवार के जितने बड़े बुजुर्ग कमाने वाले थे सभी लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कौन क्या बिजनेस करते थे ये तो बच्चों को पता है, पर किससे क्या लेना देना है वो तो घर के मुखिया और उनके सहयोगी भाई ही जानते थे। बिजनेसमैन परिवार है तो स्थिति ठीक ही है, पर आगे इस परिवार का क्या होगा उसको लेकर बाकी सभी काफी चिंतित है। दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मेरा नाम मधु मित्तल। आपने जिस परिवार से कितने लोगों को खोया, आप एक महिला है, घर की क्या स्थिति? घर की हालत बहुत ख़राब है। घर में कोई भी नहीं बचा है, सिर्फ बच्चे रह गए हैं। घर को पता नहीं कैसे ठीक होगा घर। इसमें सुबह से आने के बाद तबीयत ऐसी ख़राब हो रही है मेरी। तो मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं यूएस थी, मैं कल ही आई हूँ, पर मेरे से तो घर ही नहीं देखा जा रहा है। मम्मी भी ख़त्म, 2 भाई ख़त्म, 2 भाभी ख़त्म, बिल्कुल घर का हाल बेहाल है बिल्कुल। अब इसको पता नहीं कैसे संभलेगा घर। ये बच्चे बचे हैं बस। एक भाई है वो पूरा जला हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।